चलो बच्चों, तो आज अकाउंट का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी आपके लिए अकाउंट इस बार 11th स्टैंडर्ड में बिल्कुल सब्जेक्ट ही नया है। अकाउंट पहले आपका सब्जेक्ट नहीं आया है, अब आप कॉमर्स में और बिजनेस फील्ड में आ चुके हो, इसीलिए ये आपका बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। और इस चैप्टर में हमें अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेनी है और उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी है। अकाउंटिंग मतलब कहलाता है या अकाउंट मतलब कहलाता है सबसे सिंपल लैंग्वेज में कि हिसाब किताब रखना। आप जो भी कामकाज करते हो उसके लिए पूरा हिसाब किताब रखना, तो उसे अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई, अगर इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लें तो कहते हैं कि पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब ऐसे कहते हैं सिस्टम इन विच वन कॉमोडिटी इज़ एक्सचेंज विद द अनदर कॉमोडिटी। मतलब कि पहले के टाइम में मनी वगैरह नहीं थे, कोई करेंसी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे कि उनके पास जो चीज़ें होती थी वो चीज़ें दूसरों को देकर उनके बदले में अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेते थे, जिसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। पहले के टाइम में ऐसा बार्टर सिस्टम ही चलता था हर जगह पर। लेकिन ये बार्टर सिस्टम में बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी। बार्टर सिस्टम के लिए सबसे सिंपल एक एग्जांपल कि अगर मेरे पास चावल हैं और मुझे अगर वीट की ज़रूर है, अगर वीट की या कोई पल्सेस की ज़रूर है, अगर मेरे पास राइस हैं और मुझे अगर कोई पल्सेस की ज़रूर है, तो उसके लिए जिसको राइस की ज़रूर होगी उसे मैं अपना राइस दे दूंगा, और उसके पास अगर पल्सेस एक्स्ट्रा होंगे तो वो पल्सेस मैं ले लूँगा। तो इसलिए पहले कोई करेंसी, कोई पैसे नहीं होते थे, सिर्फ बार्टर सिस्टम के थ्रू ही सबका काम चलता था। लेकिन इनमें लिमिटेशंस आती थी ना, जैसे कि बार्टर सिस्टम में अगर काम करना हो तो मेरे पास राइस एक्स्ट्रा हैं, वो मुझे देकर सामने से पल्सेस लेने हैं, लेकिन सामने वाले के पास अगर पल्सेस ना हो तो, या चलो अगर हो भी सामने वाले के पास पल्सेस, लेकिन उसे उस राइस की ज़रूर ना हो तो, ठीक है ना। तो मैं अगर सामने वाले को राइस देने जाऊँ कि उसके बदले में पल्सेस चाहिए, तो वो कहेगा कि नहीं मुझे राइस नहीं, मुझे और कुछ दो, तो मैं सामने से पल्सेस दूंगा। तो अब दूसरी चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी, वो मुझे फिर कोई तीसरे के साथ एक्सचेंज करनी पड़ेगी। इसलिए पहले बार्टर सिस्टम ज़रूर चलता था, लेकिन उसकी काफ़ी लिमिटेशंस आई। इसकी वजह से धीरे धीरे अब बार्टर सिस्टम को बंद करके हर चीज़ के बदले में कुछ कीमती चीज़ें देने लगे कि नहीं भाई, कोई थिंग्स के बीच में थिंग्स नहीं देनी है, कीमती चीज़ें। जैसे कीमती चीज़ों में पहले वो फेदर्स, शेल, बीड्स, ठीक है, उन्हें मानते थे। मतलब कोई भी चीज़ लेनी हो तो उसके बदले में कुछ कीमती फेदर्स या कोई शेल्स या कोई बीड्स या कोई ऐसी कीमती चीज़ें दो। धीरे धीरे वो चीज़ें बदलने लगी। फिर जेम्स मतलब मोती, प्रीशियस मेटल्स, जो गोल्ड जैसे मेटल्स, कॉइन्स धीरे धीरे बनने लगे, उनका एक्सचेंज होने लगा। मतलब अब धीरे धीरे बार्टर सिस्टम बंद होने लगा। अब कोई भी चीज़ खरीदने के बदले में कॉइन्स दिए जाते थे, मेटल्स दिए जाते थे, ठीक है। और उन्हें भी अब चेंज करके अब करंट टाइमिंग में आता है करेंसी। अब करेंसी आता है, अब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ हम लोग नहीं देते। मतलब आप कोई शॉप पे अगर जो है कोई भी कॉमोडिटी खरीदने जाते हो, सपोज़ एक बिस्किट का पैकेट ही खरीदने जाते हो, तो उसके बदले में आप शॉपकीपर को अपना कोई दूसरा चीज़ नहीं दे के आते हो, उसके बदले में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मनी देते हैं। तो अब ये सब चेंज हो चुका है, और जब से ये सिस्टम चेंज होने लगा तब से हर एक चीज़ का हिसाब किताब रखना ज़रूरी पड़ गया कि हर चीज़ की प्राइस कितनी होगी, कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ कितने में बेचें, कौन कितने में ले गया, हमें कितने में मिली, उस पर हमने प्रॉफिट चढ़ाकर कितने में बेचा। हर छोटी छोटी चीज़ का जो है वो हिसाब किताब होने लगा, और इसी पर से फिर क्रिएशन हुआ अकाउंटिंग का। इसी पर से अकाउंटिंग शुरुआत हुई। तो इसलिए तो हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग मतलब बुक कीपिंग, मतलब हिसाब किताब रखना। अकाउंटिंग का सबसे सिंपल जो है वो ये मीनिंग यही कहते हैं, हिसाब किताब रखना। यहाँ अगर टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो पहले तो सिंपल मीनिंग, वन लाइनर मीनिंग तो यही कहते हैं, अकाउंटिंग मीन्स बुक कीपिंग। या डिटेल डेफिनेशन उसकी ये बताती है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग
classifying and summarizing in a significant manner and in the terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. इसका मतलब ये कि अकाउंटिंग कहलाता है कि जिसमें रिकॉर्डिंग हर चीज़ का हिसाब लिखा जाता हो, उसे क्लासिफाई किया जाता हो। जैसे अगर आप जो है वो किसी को सामान बेचते हो शॉप पर, तो किसी को उधार दिया होगा, तो किसी को कैश पे बेचा होगा, तो ऐसी चीज़ें क्लासिफाई की गई होगी। या अलग अलग किसी को ये चीज़ बेची, किसी को वो चीज़ बेची, उसका क्लासिफाई करना, उसको समराइज़ करना, आखिरी में समरी निकालना कि आखिरी में हमें कितना बचा, उसे इतनी अच्छी तरह से कि आखिरी में हमें एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। मतलब कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें क्लियरली पता चले आखिरी में। तो ये पूरा जो है ये हिसाब किताब रखना, उसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। इसलिए तो सिंपल मीनिंग में यही कहते हैं ना, अकाउंटिंग मीन्स बुक कीपिंग। अब कहते हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस कैसे कही जाए। अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी प्रेजेंटेड एज फॉलो। अकाउंट में क्या प्रोसेस की जाती है? जब भी कोई अकाउंट को हिसाब किताब लिखा जाता है तो कैसे हिसाब किताब लिखते हैं, कौन से स्टेप्स? सबसे पहले किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन एंड देयर मेजरमेंट इन मनी। इसका मतलब कैसे ट्रांजैक्शंस हैं, कैसे इवेंट्स हैं, उसे मनी के थ्रू मेजरमेंट करना या तो आइडेंटिफाइड करना, आइडेंटिफिकेशन करना, उनका पहचानना कि भाई हमने उधार में बेचा है कि कैश में बेचा है या किस तरह के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसे आइडेंटिफिकेशन करना। उसके बाद उनका रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, कंक्लूजन, एनालिसिस करना एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उनका इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस करना, कंक्लूजन करना, मतलब उनका एक तरह से रिजल्ट निकालना, और आखिरी में प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद उसकी एक परफेक्ट रिपोर्ट सबके लिए तैयार करना कि जिससे हमें पता चले कि हमारा बिजनेस ने साल के एंड में प्रॉफिट किया कि लॉस किया। मीन्स 3 स्टेप हुए, इनपुट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, उसके बाद प्रोसेस और उसके बाद रिपोर्ट। ठीक है, हमें ऐसे समझो कि आपके 11th स्टैंडर्ड का जो अकाउंटिंग है ना, वो अकाउंटिंग पूरे सब्जेक्ट में, पूरी टेक्स्ट बुक में हमें ये 3 स्टेप्स काफ़ी डिटेल में समझना है। इसीलिए अभी तो ये बहुत शॉर्ट में समझाया हुआ है, आगे एकदम डिटेल में इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। अब अकाउंटिंग के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि अकाउंटिंग क्या है, साइंस या आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, साइंस या आर्ट? तो अब ऐसे मत समझो कि हम तो कॉमर्स में हैं, ये साइंस और आर्ट की बात क्या आ गई, है ना। अकाउंटिंग क्या कहते हैं? तो कहते हैं अकाउंटिंग साइंस और आर्ट दोनों है। क्यों साइंस और आर्ट? पहले एक सिंपल वे में समझें। साइंस मीन्स क्या कहते हैं हम लोग? साइंस मीन्स क्या कहते हैं? कहते हैं साइंस मीन्स वो कहलाता है कि जो चीज़ें रूल्स और रेगुलेशन से चलती हो, जिसमें एक परफेक्ट रूल्स हो, मेथड्स हो, ठीक है, तो वो साइंस कहलाता है। साइंस मीन्स इनके हिसाब से समझें तो जिसमें डेफिनेट प्रिंसिपल्स एंड एजम्पशंस हो, जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, मतलब जो हर जगह पर एप्लीकेबल हो, सिस्टमेटिक मेथड्स हो, जिसमें एक परफेक्ट मेथड हो, एंड रूल्स एंड इक्वेशंस हो। आप लोग साइंस में जैसे 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते थे, तो उसमें हर चीज़ साइंस में विदाउट रीज़न, विदाउट प्रिंसिपल्स, विदाउट रूल्स रेगुलेशंस, एक मेथड के बिना कोई भी चीज़ नहीं होती थी। साइंस अंदाज ऐसे चलता था? नहीं, हर एक चीज़ रीज़निंग से होती थी। उसी तरह से अकाउंटिंग में भी कोई भी चीज़ विदाउट रीज़न नहीं होती। उसमें सिर्फ अंदाजे से चलना, बिना मेथड से चलना, वो अकाउंटिंग में पॉसिबल नहीं है। अकाउंट के भी कुछ रूल्स आते हैं, अकाउंटिंग की भी इक्वेशंस आती हैं, उसके भी कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। और ये प्रिंसिपल्स सिर्फ एक जगह चलते हो ऐसा नहीं, हर एक जगह पर यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मतलब वर्ल्ड में हर जगह पर अकाउंटिंग के यही रूल्स चलते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक तरह का साइंस है।
और आर्ट कहें तो अकाउंटिंग आर्ट भी है। आर्ट किसे कहते हैं कि जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो एंड डिपेंडिंग ऑन डे टू डे अफेयर्स। आर्ट वो कहलाता है कि जिसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो, मतलब जिसे प्रैक्टिकली वर्क किया जाता हो, सिर्फ थियोरिकली नहीं, आर्ट वो कहते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल दें, सिंपल इनके अलावा का एग्जांपल, अकाउंटिंग के अलावा का, कि जैसे आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे अगर आपको गिटार बजाना आता हो तो गिटार बजाना एक आर्ट कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसे प्रैक्टिकली किया जाता है ना, कि गिटार बजाने की आप बुक पढ़ लो, सिर्फ थियरी पढ़ लो तो आपको बजाने आ जाएगा गिटार, नहीं, उसे प्रैक्टिकली करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से अकाउंटिंग भी प्रैक्टिकली किया जाता है। इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है, और उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। आर्ट में यही तो होता है, कोई भी तरह का, जैसे सिंगिंग एक आर्ट है, तो सिंगिंग के लिए भी पहले आपको सीखना पड़ता है, उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना पड़ता है, तभी आप सिंगिंग कर पाते हो। उसी तरह से अकाउंटिंग भी है, इसीलिए अकाउंटिंग आर्ट कहलाता है। एंड डिपेंडिंग ऑन डे टू डे अफेयर्स, डे टू डे अफेयर मीन्स रेगुलर में हर रोज़ की जो भी बातें होती हो, जो भी हमारे वर्क होते हो, उनके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। इसीलिए अकाउंटिंग साइंस भी कहलाता है और आर्ट भी कहलाता है। ये तो जस्ट एक थियरी हुई कि हाँ, अकाउंटिंग साइंस और आर्ट दोनों है। अब अकाउंटिंग के बारे में नई बात सीखें तो वो है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में समझें तो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म्स, टर्मिनोलॉजी मतलब क्या कहलाता है, टर्म्स कहलाते हैं। मतलब कोई भी फील्ड हो तो हर फील्ड के लिए, जो भी प्रोफेशनल फील्ड्स होती हैं, हर फील्ड के लिए एक पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं। अब भले डॉक्टर की फील्ड में जाओ, लॉयर की फील्ड में जाओ, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाओ, कोई स्पोर्ट्स की फील्ड में जाओ, तो हर फील्ड के लिए एक पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं, जो टर्म्स उस फील्ड की हर एक बात को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में भी जाते हो, सपोज़ आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में पर्टिकुलर टर्म्स हैं ना। क्रिकेट में आप लोग कितने सारे टर्म्स, कितने सारे वर्ड्स आप क्रिकेट खेलते वक्त या देखते वक्त यूज़ करते हो या सुनते हो, समझते हो। जैसे क्रिकेट खेलते वक्त ये नो बॉल है, ये लेग बाय गया, है ना, ये विकेट हुई, ये सब टर्म्स है ना, ये सब वर्ड्स है ना एक पर्टिकुलर, ठीक है ना। तो उसी तरह से अकाउंटिंग में भी पर्टिकुलर टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स के ऊपर ही अकाउंटिंग चलता है। हमें अकाउंटिंग का 11th स्टैंडर्ड में एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट के सम्स शुरू करने से पहले, प्रैक्टिकली उसको समझने से पहले उसके टर्म्स समझने बहुत ज़रूरी है, और इस चैप्टर में हमें उसके टर्म्स ही समझने हैं। जिसमें हम पहला टर्म समझे तो पहला टर्म आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन अ फॉर्म ऑफ कैश एंड और ऑन क्रेडिट। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब ये कहलाता है कि बिजनेस में होने वाला कोई भी तरह का वर्क वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ये सिंपल लैंग्वेज में मतलब कहलाता है ना, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते या बेचते हो तो वो भी एक तरह का ट्रांजैक्शन है, या तो सर्विस, कोई भी तरह की सर्विस लेते हो या कोई सर्विस के लिए आप पे करते हो, जैसे किसी को सैलरी देना, किसी को इंटरेस्ट देना, किसी को कमीशन देना। कोई अगर आपकी शॉप पे आ रहा है तो उसके लिए उसको अगर आप डोनेशन भी दे रहे हो तो ये भी एक तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस में होने वाला कोई भी तरह का वर्क वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। हर छोटे से छोटा वर्क उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो फॉर्म में होता है, कैश में या तो फिर क्रेडिट में। मतलब ऐसा अगर कहें ना तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो टाइप आते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो टाइप, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये तो नाम से ही पता चलता है कि कैश ट्रांजैक्शन मतलब वो कहलाता है कि जिसमें कैश की लेन देन होती हो, मतलब पैसों की लेन देन होती हो। आपने किसी को जो है वो गुड्स सेल किए, आपने 5000 के गुड्स किसी को सेल किए और उसके बदले में आपको कैश मिला, तो उसे हम लोग कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन।
ठीक है ना। गुड्स सेल करने से आपको कैश मिला है, वो आपके लिए कैश ट्रांजेक्शन कहलाया। वैसे ही आता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट मतलब जिसमें कैश की लेन देन ना होती हो, मतलब जिसमें जो है वो कैश ना आता हो। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि भाई उधार पर अगर कोई ट्रांजेक्शन होता हो, जैसे आपने कोई गुड्स अगर सेल किए हैं लेकिन उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिले, लेकिन हाँ सामने वाले ने आपको प्रॉमिस किया है कि हाँ वो 1 महीने बाद पैसे देगा, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कोई भी तरह के प्रोडक्ट या सर्विस बेचने पर अगर कैश मिलता हो या कैश अगर आप लोग देते हो तो उसे कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। या कोई भी तरह के प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने या बेचने पर अगर कैश उसमें नहीं इंक्लूड होता हो तो उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। बिजनेस में होने वाले कोई भी तरह के ट्रांजेक्शन ये दो ही टाइप्स में आता है, या तो कैश या तो क्रेडिट। तो जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में समझा, ऐसे ही हम लोग दूसरा देखें तो वो आता है, दूसरा टर्म आता है इवेंट। अकाउंट में इवेंट मीन्स क्या कहते हैं, तो इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन। सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन, कोई भी तरह का ट्रांजेक्शन होता हो तो उसके आखिरी में जो रिजल्ट मिलता हो या सिचुएशन क्रिएट होती हो तो उसे हम लोग इवेंट कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझे कि सपोज गुड परचेज्ड ऑफ 3000, कि अगर आपने कोई 3000 का सामान खरीदा, वेजेस इज पेड ₹500, आपने 500 रुपये के वेजेस मतलब कहलाते हैं मजूरी। कोई भी तरह की मजूरी, आप जब कोई सामान खरीदते हो तो उसे घर पे लाने के लिए कभी टेम्पो का भाड़ा देना पड़ता है, कभी कोई और मजूरों को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो वो कहलाते हैं वेजेस। तो वेजेस इज पेड 500, दे सोल्ड टू रजनीकांत एट ₹5000, और वो सामान उसने किसको, रजनीकांत को 5000 रुपीज़ में सेल कर दिया। मतलब किसी ने 3000 रुपये का सामान खरीदा, उसके ऊपर 500 रुपये मजूरी दिए, मतलब हुए 3500, और वो सामान उसने 5000 में रजनीकांत को बेच दिया। तो 3500 का सामान 5000 में जो है वो ये बेच दिया है। तो इसका मतलब ये कि इसके बीच में उस पर्सन को 1500 का प्रॉफिट हुआ होगा। इसके बीच में उस पर्सन को कितना, 1500 का प्रॉफिट हुआ होगा। और ये जो आखिरी का रिजल्ट मिलता है उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं इवेंट। सो शॉर्ट में अगर समझो तो इवेंट मतलब ये कहलाया कि कोई भी ट्रांजेक्शन के बाद आखिरी में जो रिजल्ट या सिचुएशन बनती है तो उसे इवेंट कहते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा प्रॉफिट ही हो, कभी लॉस हो, कभी और कुछ रिजल्ट मिलता हो, तो उस रिजल्ट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में इवेंट कहा जाता है। ठीक है। ये हर एक टर्म्स अकाउंट के, ये सब टर्म्स ध्यान से समझना और ध्यान से याद रखना। ऐसे ही दूसरा टर्म समझें अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, वो आता है कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन के हिसाब से तो एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस इज नॉन एज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस, कमेंस मीन्स बिजनेस को शुरू करना। जब भी कोई मालिक अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो अपनी तरफ से कुछ पैसे लगाता ही है ना, बिल्कुल। अगर जो है वो आप लोग कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो अपनी तरफ से कुछ पैसे पहले लगाने पड़ते हैं ना। भाई ये पहले मैंने 50,000 रुपये अपनी तरफ से लगाए, या तो फिर ये 1 लाख रुपए लगाया मैंने अपनी तरफ से। तो जो भी पैसे आप अपनी तरफ से लगाते हो वो आपके बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। ठीक है ना। ये कैपिटल एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ये है ना कि भाई मैंने अपने बिजनेस 1 लाख रुपए लगाए, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कहते सिंपल लैंग्वेज में कि हाँ भाई मैंने 50,000 रुपये लेकर अपना बिजनेस शुरू किया, 50,000 रुपये से अपना बिजनेस मैंने शुरू किया। तो इसका मतलब ये कहला है ना कि भाई वो 50,000 रुपीज़ वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल है। ठीक है। तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैंने 50,000 रुपीज़ अगर लगाए हैं तो उसके सामने मुझे प्रॉफिट के साथ ज़्यादा तो मिलेंगे ही। ठीक है। या कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज डन इन अ कैश फॉर्म और इन अ फॉर्म ऑफ एसेट्स। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो या तो कैश में या तो एसेट्स में होता है। मतलब कि भाई जब ऑनर कुछ पैसे लगाता है तो या तो वो कैश लगाएगा कि हाँ भाई मैंने 1 लाख रुपए लगाए, या तो कोई एसेट्स मतलब कोई भी तरह की संपत्ति,
कि जैसे मालिक जो है वो अपनी तरफ से कुछ फर्नीचर लेकर आया, कोई मशीन लेकर आया, या कोई और कोई गुड्स लेकर आया, कोई और कोई सामान लेकर आया, तो उसे भी उसका कैपिटल कहलाते हैं। सबसे शॉर्ट मीनिंग में अगर आप कैपिटल समझो ना, तो कैपिटल मतलब वो कहलाता है कि जब ऑनर अपने घर से बिजनेस में जो भी चीज़ें लेकर आता हो तो उसे कैपिटल कहते हैं। ऑनर अपने घर से बिजनेस में जो भी चीज़ें लेकर आता हो तो उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है, या कैपिटल मीन्स मालिक के, ऑनर के लगाए हुए पैसे, वो कैपिटल कहलाया। ठीक है ना। कैपिटल के साथ ही दूसरा टर्म समझे तो वो उसका अपोजिट टर्म जो आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैपिटल का अपोजिट कहलाता है। कैसे, पहले डेफिनेशन से समझे तो व्हेन ऑनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ एसेट्स फ्रॉम बिजनेस मीन्स कैश और गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस, दिस इज नॉन एज ड्राइंग्स। इसका मतलब ये कहलाया व्हेन द ऑनर ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब अपने घर के यूज़ के लिए कोई भी तरह के कैश या तो गुड्स विड्रॉ करता है, मतलब अपने घर के काम के लिए कुछ पैसे या तो कोई सामान बिजनेस से ले जाता है, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है ना। बिजनेस में कैपिटल और ड्राइंग एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कैपिटल मतलब जब मालिक अपने घर से बिजनेस में जो भी चीज़ें लेकर आता हो, अपने घर से बिजनेस में जो भी चीज़ें लेकर आता हो तो उसे कैपिटल कहते हैं। लेकिन बिजनेस से अपने घर में रिटर्न जो भी चीज़ लेकर जाता हो, पर्सनल पर्पस के लिए जो चीज़ें लेके जाता हो, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है ना। ड्राइंग इंडिकेट्स द कैपिटल रिडक्शन। ड्राइंग्स कैपिटल में से कम होता है। सही बात है ना, क्योंकि हम अपने घर से, भाई मैंने 50,000 रुपये अपने बिजनेस में लगाए थे, वो मेरा कैपिटल, लेकिन 50,000 में से मैंने जो है वो बीच में से 10,000 रुपये निकाल दिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, घर में काम थे, मैंने 10,000 रुपये वापस ले लिए, तो ये रिटर्न पर्सनल यूज़ के लिए ले लिए, तो वो मेरा क्या कहलाया, ड्राइंग्स कहलाया। ड्राइंग कैपिटल में से ही माइनस होता है। ठीक है, तो कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों ये टर्म अच्छी तरह से माइंड में ध्यान रखना। कैपिटल मतलब ऑनर जब घर से बिजनेस में जो पैसे लाता है, और ड्राइंग मतलब जब ऑनर बिजनेस से घर पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब पैसे या गुड्स ले जाता हो। ठीक है। अब ड्राइंग्स के बाद दूसरा टर्म समझे, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, तो वो आता है लायबिलिटी। दूसरा टर्म आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स कहते हैं कि अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, एसेट्स, और अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी इज नॉन एज लायबिलिटी। ठीक है। लायबिलिटी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं जवाबदारी। लायबिलिटी मतलब कहलाती है जवाबदारी। जब अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज, आपने जब किसी से क्रेडिट परचेज की हो, हमने पहले समझा कि क्रेडिट मतलब कहलाता है उधार पे खरीदना। जब आपने परचेज मतलब खरीदना, जब आपने किसी से उधार पे खरीदा हो तो अमाउंट पेएबल, पेएबल मतलब चुकानी पड़ती है। आपने किसी से उधार से खरीदा है तो ऐसे थोड़ी कि उसको आप पैसे ही नहीं देंगे। 1 महीने 2 महीने बाद उधार पे खरीदा है तो पैसे तो देने हैं ना आपको वापस। तो जो उधार पे आपने खरीदा है तो उसके जो पैसे आपको देने हैं, ये आपकी क्या कहलाती है, जवाबदारी कहलाती है कि नहीं मुझे उसे पैसे देने हैं। और अकाउंट की लैंग्वेज में इस जवाबदारी को हम लोग कहते हैं लायबिलिटी। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, एसेट्स, जब भी आपने किसी से गुड्स या एसेट्स खरीदा हो, किसी से फर्नीचर खरीदा और हाँ भाई 1 महीने बाद पैसे देंगे, तो ये आपकी लायबिलिटी हुई। या तो अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी। बोरोड मनी मतलब अगर आपने किसी से उधार पैसे लिए हैं, किसी से उधार लिए हैं, जैसे कि आपने बैंक से उधार लिया हो, बैंक से लोन ली हो, तो आपको वापस पैसे चुकाने तो है ना, तो ये भी आपकी लायबिलिटी कहलाई। भले और किसी से आपने उधार लिया हो, किसी से उधार पैसे लिए हो तो वो भी चुकाने हैं, तो इसे भी हम लोग कहते हैं लायबिलिटी। हर बिजनेस में लायबिलिटी हर एक पर्सन की होती है। ऑनर की लायबिलिटी बनती है क्योंकि सभी बिजनेस हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैश पर नहीं चलते, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते ही हैं, उधार पे खरीदा या बेचा जाता ही है, और इसकी वजह से ऑनर की लायबिलिटी तैयार होती है। ठीक है, तो लायबिलिटी मीन्स जवाबदारी।
इस टर्म के बाद इस लायबिलिटी के टाइप्स अगर देखें, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, कि आपकी जवाबदारी के टाइप्स ऑफ लायबिलिटी दो बेसिस पर आते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बेस पर। तो रिलेशन बेस पर दो लायबिलिटीज आती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। रिलेशन बेस पर दो लायबिलिटीज बनती है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब कहलाती है बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर्स, आपके ऑनर्स मतलब खुद मालिक की जवाबदारी हो वो, या तो फिर आपके बिजनेस में ही काम करने वाले लोग, कि भाई किसी को टाइम टू टाइम सैलरी देनी है या किसी को कोई कमीशन देनी है, तो ये सब आपके लिए कहलाते हैं इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस के अंदर की लायबिलिटीज़ वो इंटरनल लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। और दूसरी आती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, मीन्स लायबिलिटीज़ टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज़। थर्ड पार्टीज़ मतलब जो बिजनेस के बाहर लोग हो, ठीक है, जैसे कि कस्टमर्स बिजनेस के बाहर के कहलाते हैं, थर्ड पार्टी कहलाती है। जैसे कि गवर्नमेंट के लिए भी तो आपकी लायबिलिटी होती है ना, कि हाँ भाई गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पे करना है, ठीक है। किसी से आपने क्रेडिट परचेज किया हो, उधार पे लिया हो, तो उसे पैसे वापस चुकाने हैं। तो जो भी जवाबदारी आपके थर्ड पार्टीज बिजनेस के बाहर के लोगों के लिए हैं, तो वो कहलाती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। तो लायबिलिटीज मतलब जवाबदारी कहलाई। जो बिजनेस के अंदर के लोगों के लिए हो तो वो कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी, और बिजनेस के बाहर के लोगों के लिए हो तो वो कहलाती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बेस पर ये दो टाइप्स। उसी तरह से लायबिलिटीज के दूसरे टाइप्स आते हैं, वो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेस पर। तो टाइम के बेस पर भी दो लायबिलिटीज आती है, जिसे हम लोग कहते हैं करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो कहलाती है जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो। शॉर्ट टर्म मतलब जो थोड़े से टाइम के लिए हो, जैसे कि पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम का टाइमिंग। जैसे आपने किसी से परचेस किया है, आपने किसी से सामान खरीदा, और वो सामान के पैसे आप 1 महीने बाद ही दोगे, कोई सालों बाद नहीं देने वाले हो, लेकिन हाँ 1 महीने बाद ही दोगे, तो उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है ना। ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाई, कि थोड़े से टाइमिंग के लिए, या तो फिर 1 साल से कम का टाइमिंग हो वो। ये वर्ड ध्यान रखना कि करंट मीन्स, अकाउंट में करंट मीन्स कहलाता है शॉर्ट टर्म, जो 1 साल से कम का टाइमिंग हो वो। और ऐसे ही दूसरी लायबिलिटी का टाइप आता है, वो आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट मतलब जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो, जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का हो। आपने किसी से उधार पैसे लिए हैं लेकिन आप अभी नहीं देने वाले। सपोज आपने बैंक से पैसे लिए हैं, लेकिन आपने उसको कहा कि नहीं भाई अभी नहीं, भाई मैं 3 साल 5 साल बाद आपको पैसे चुकाऊंगा पूरे, अभी नहीं। तो ये लायबिलिटी 1 साल की नहीं हुई, ये 1 साल से ज़्यादा के टाइमिंग की है। आपको पैसे तो चुकाने हैं, लायबिलिटीज़ मतलब पैसे तो चुकाने हैं, तो ये 1 साल के नहीं है, 1 साल से ज़्यादा का टाइमिंग है। इसीलिए ऐसी लायबिलिटीज़ हम लोग कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़, या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का हो वो, कोई भी तरह का, ठीक है ना। तो अकाउंट में ये भी वर्ड ध्यान रखना है, लायबिलिटीज़ मतलब तो जवाबदारी कहते ही हैं, लेकिन करंट और नॉन करंट ये भी अकाउंट के एक टर्म की तरफ समझना, कि करंट मतलब कहलाता है जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, और नॉन करंट मतलब कहलाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है। तो आज ये टर्म्स समझ में आया ना। आज जो ये हमने टर्म्स समझे, अब इसके बाद के टर्म्स हम लोग इसके साथ फिर दूसरे वीडियोस में कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।